तो हम बाहर से चीज़ों को जो देखते हैं वो प्लस भीतर से जो हम अनुभव करते हैं, दोनों का जो कुल जोड़ है ना, वो है एक्स्ट्रा आउट ऑफ बिहेवियर। जो मेल है वो फीमेल के आगे जो व्यवहार करता है वो भी ड्रामा हो सकता है। वो मैं ऐसा सत्य है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और सारी चीज़ों पर संदेह हम कर सकते हैं, क्योंकि संदेह करने के लिए भी मैं की आवश्यकता होती है। वो सारे के सारे एक्सपीरियंस स्वप्न जैसे हैं, वो आपके इंद्रियों के धोखे के कारण ऐसा हो रहा है। जीवन के सत्य तक पहुंचने के लिए क्या ऐसी कोई पद्धति हो सकती है, गणित की, तर्क की, विज्ञान की, जिसके द्वारा हम एनालिसिस करके सत्य तक पहुंचा जाए? हमारी उपनिषद में विधि है जिसको कहते हैं नेति नीति, और एक 17वीं शताब्दी का फ्रांस का दार्शनिक है रेने देकार्त, उसकी एक विधि है नेति नेति जैसी विधि है, डाउट की विधि, संदेह की विधि, संदेह करते जाओ जो कुछ भी है। रेने देकार्त ने पश्चिम के सारी जो फिलोसॉफी है अभी तक 17वीं शताब्दी तक आई हुई सभी फिलोसॉफी को चुनौती दे दिया और सबको हिला के रख दिया, क्योंकि अभी तक जो भी फिलोसॉफी होती थी वो बिलीफ सिस्टम पे आधारित होती थी, संदेह उसमें नहीं होता था। कोई किसी पर विश्वास करता, कोई किसी भी विश्वास करता, मगर देकार्त की विधि ऐसी है वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा जहाँ तक संदेह हो सकता है, और उसी चीज़ पर वो विश्वास करेगा जिस पे संदेह किया ही नहीं जा सकता। जब रेने देकार्त छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उसके बहुत सारे टीचर थे। कोई टीचर कुछ कहता था, कोई टीचर कुछ कहता था। जैसे नीति शास्त्र वाले टीचर कहते थे कि गॉड है, उनकी पूजा करनी चाहिए। साइंस वाले टीचर कहते हैं ये ऐसा अंधविश्वास है, गॉड होता नहीं है। समाजशास्त्री कुछ और कहते हैं, भाषा विज्ञानी कुछ और कहते हैं। तो छोटे देकार्त ने ये सोचा, संसार में तो जितने सब्जेक्ट हैं, जितनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी धारणा है, और हर एक की धारणा पर शंका होती है, डाउट किया जा सकता है। तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो यहाँ किसी को भी पता नहीं कि सच क्या है। तो देकार्त कहता है क्या ऐसा कोई सत्य हो सकता है जिसको सभी मान लें, जिसको साइंस वाला भी मान ले, धर्म वाला भी मान ले, सोशलिस्ट भी मान ले, मार्क्सिज्म वाले भी मान ले, तो सभी के लिए अकाट्य ऐसा कोई एक सच है कि नहीं, और है तो उसको मैं कैसे ढूंढूं? तो बचपन में ही देकार्त के मन में ऐसा आया। तो बाद में जब उसने पढ़ाई की और पूरे फिलोसॉफी को ही उसने विकसित किया, सत्य को इंद्रिय के द्वारा जो भी हमको अनुभव होता है वो सत्य नहीं होता है, उस पर संदेह किया जा सकता है। जैसे कभी कभी हमारी आंख धोखा खा जाती है। पानी में अगर आप लकड़ी को देखेंगे तो लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ेगी, मगर वो तिरछी है नहीं, तो हमारी इंद्रियां उसमें धोखा खा जाती हैं। ऐसी सड़क पर आप चल रहे हो गर्मी में, तो आपको दूर से सड़क नदी जैसा अनुभव है, मगर वो नदी नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारी इंद्रिय धोखा खा जाती है। तो क्या ऐसा ही धोखा हम नहीं खा रहे जैसे हमको अनुभव हो रहा है? जो भी जीवन को हम अनुभव कर रहे हैं, चाहे 5 इंद्रियों के द्वारा बाहर से प्राप्त हुआ अनुभव हो, चाहे भीतर इंटरप्रिटेशन करके जो हम व्याख्या कर रहे हैं, वो सारे जो भी अनुभव है, कुल अनुभव, क्या ये भी ऐसे ही इंद्रियों का धोखा तो नहीं है? इस पर संदेह किया जा सकता है। ठीक है, देकार्त कहता है अगर इस पर संदेह किया जा सकता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। इंद्रियां मिस्टेक कर लेती हैं। इसी बात को नेति नेति में उपनिषद में भी कहा, यह भी नहीं, यही भी नहीं, जो कुछ भी आप अनुभव करते हो वो नहीं है, वो आपका इंद्रियों का धोखा है। जैसे रात आप स्वप्न देखते हो तो आपको स्वप्न में भी सच लगता है, मगर वहाँ होता कुछ भी नहीं, आपके इंद्रियों ने आपको धोखा दे दिया।
स्वप्न इसका उदाहरण। तो डेकार्त हुआ, उपनिषद कहेगा क्या दिन में जो हम देखते हैं जागृति का संसार अनुभव करते, क्या वो भी स्वप्न जैसा ही नहीं है? आपने भी सुन के रखा होगा, एक बार एक राजा ने स्वप्न में देख लिया कि वो भिखारी हो गया। जब जगा रोने लगा और लोग आगे आके उसको पूछने लगे कि क्यों रो रहा है, तो सम्राट कहता है कि मैंने रात स्वप्न में देखा कि मैं भीखमंगा हूं, तो अभी मैं राजा हूं, मगर क्या पता कौन सा सच है। रात में जो मैं भीखमंगा बना था क्या वो सच है, या अभी दिन में जो मैं राजा हूं वो सच है? क्योंकि जब मैं रात में भीखमंगा था वहां मैं राजा नहीं था, तो अभी जब मैं राजा हूं मैं भीखमंगा नहीं हूं। तो मैं राजा होके रात सो के स्वप्न में भीखमंगा देख रहा हूं, या भीखमंगा सो गया अभी उसके लिए रात है और वो राजा होने का स्वप्न देख रहा है? क्या ये सच नहीं हो सकता? तो दुविधा में पड़ गया। फिर एक संत के पास गया और संत ने उसको कहा, न तेरा स्वप्न सही है न तेरा जागृति सही है, नेति नेति यही, वो भी नहीं ये भी नहीं। क्योंकि सत्य अगर उसके दो आयाम हो सकते हैं तो दोनों ही झूठ होते हैं। सत्य कभी भी एक होगा और वो एक दोनों की कैटेगरी भी नहीं आएगा, ना जागृति वाला होगा ना स्वप्न वाला होगा, दोनों से ही अलग होगा। तो ऐसे ही रेने देकार्त ने जो भी उसको अनुभव होता है उस पर संदेह करने का प्रारंभ किया, और इसके लिए उसने ये आपको सुझाव दिया है कि आप किसी भी बात को एनालिसिस करके देखो। जीवन बहुत बड़ा है, आप कहाँ से अध्ययन करना शुरू करें? देकार्त कहता है सबसे पहले सबसे छोटा टुकड़ा आपका जीवन का, तो आपके जो जीवन की समस्या है उसको टुकड़ों में बांट लो पहले। उसमें सबसे सरल और सबसे छोटा कोई भी एक टुकड़ा को ले लो, तो उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, और उसी का एनालिसिस करते करते आप सत्य तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हम ऐसा एक प्रयोग करेंगे यहाँ, जहाँ हम हमारे जीवन की किसी भी एक समस्या को, छोटी और सरल सामान्य समस्या को लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ एक परिवेश क्रिएशन किया हूँ। आप एक मेल है, पुरुष है, और किसी फीमेल के साथ आपका भावनात्मक संबंध है। अब वो भावनात्मक संबंध आपको क्या है, सच है कि नहीं, इसको हमको देखना है। तो इसमें पहले लिखा गया सत्य क्या है, क्या ई का अर्थ होगा इसमें एक्सपीरियंस, बाहर का भी भीतर का भी। एम का अर्थ होगा मेल का एक्सपीरियंस, क्या फीमेल को देख के समझ के जो मेल एक्सपीरियंस करता है क्या है वो बात सच है, या एफ क्या फीमेल जो एक्सपीरियंस करती है मेल के बारे में क्या उसने सोचा हुआ वो सच है, या आई एम मेल का जो आंतरिक इंटरप्रिटेशन है क्या वो सच है, जो भीतर सोचता है कि ऐसा हो सकता है क्या वो सच है। आई एफ क्या फीमेल भीतर जो सोचती है ये हो सकता है करके क्या वो सच है। ओ एम क्या मेल का आउटर बिहेवियर सच है, जो फीमेल देख के अपना इंटरप्रिटेशन करेगी। मेल का आउटर बिहेवियर, इसमें मेल कैसे बोलता है, कैसे लैंग्वेज का यूज करता है और कैसे दिखाई पड़ता है, क्या उसको देख के जो फीमेल को लगता है ना क्या वो सच है। या आउटर बिहेवियर ऑफ फीमेल, क्या फीमेल का बाहरी व्यवहार, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसको देख के जो मेल ने समझा है क्या वो सच है। तो इनमें से सच क्या है? अब यहाँ क्या दिया, मेल का अनुभव सच है या फीमेल का अनुभव सच है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होगा। एक्सपीरियंस का अर्थ होगा आई प्लस ओ। आई का अर्थ होगा इंटरप्रिटेशन, जो हम भीतर से व्याख्या करते हैं वो आई हो गया, और ओ का अर्थ होगा आउटर बिहेवियर, जो हम बाहर से दूसरे को देखते हैं। तो हम बाहर से चीजों को जो देखते हैं वो प्लस
भीतर से जो हम अनुभव करते हैं, दोनों का जो कुल जोड़ है ना, वो है एक्सपीरियंस, वो है ई। तो अब यहाँ मेल और फीमेल दोनों में से किसका अनुभव सच है, इसको देखना है। तो यहाँ पर ईएम सच है या ईएफ सच है। जो एक्सपीरियंस है मेल का वो सच है या एक्सपीरियंस है फीमेल का वो सच है। तो सबसे पहले हम देखें क्या ईएम सच है। तो ईएम का अर्थ क्या है, यहाँ ईएम का अर्थ है आईएम प्लस ओएम। एक्सपीरियंस ऑफ मेल का अर्थ क्या है, इनर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन, उसका खुद का ही जो भीतर उसने व्याख्या किया, जो कल्पना किया, जो भावना उसके मन में आया और उसने जो समझा वो, प्लस ओएम आउटर बिहेवियर ऑफ फीमेल। तो उस फीमेल का बाहरी व्यवहार, उसकी बोली, उसका ढंग, उसका स्टाइल, उसका कम्युनिकेशन, इसको आउटर बिहेवियर को देख के जो भी मेल अनुभव करता है ना, उसका कुल योग है ईएम। तो यहाँ पर क्या ईएम सच है, इसको हमको देखना है। तो ईएम का अर्थ हुआ आईएम। तो आईएम क्या सच है, क्या इसमें शंका की जाती है। आईएम का अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन। जो आदमी है उसने जो भीतर व्याख्या किया कि वो बात सच हो सकती है, ये बात सच नहीं हो सकती, ये ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर संदेह किया जा सकता, क्योंकि वो दूसरी परिस्थिति में दूसरा इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। और जो मेल है उसके इंद्रिया ने उसको धोखा दे सकता है, उसको वहाँ इल्यूजन हो सकता है। तो उस आधार पर जो मेल ने भीतर एक्सपीरियंस किया, इंटरप्रिटेशन किया, वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर शंका हम कर सकते हैं, ये अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि उसने खुद की कल्पना के द्वारा ये किया हुआ हो सकता है। तो संदेह इसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी संदेह जिसको भी कर सकते हैं उसको हमको हटाते जाना है। तो फिर यहाँ ओएफ का अर्थ क्या है, आउटर बिहेवियर ऑफ फीमेल। और जो फीमेल बाहर से दिखाती है, जो व्यवहार आपके साथ जिस तरह वो बोलती है, क्या वो सच है, वो भी सच नहीं है, उसको भी हम शंका संदेह कर सकते हैं। क्योंकि फीमेल ने जो बाहर दिखाया है वो एक नाटक हो सकता है, एक ड्रामा हो सकता है, उसके मन में भीतर कुछ और चल सकता है, बाहर वो कुछ और दिखा सकती है, और बाहर वो सामाजिक परिस्थिति और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बिहेवियर करेगी। इसलिए इस पर भी शंका किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो ईएम है ये सत्य नहीं है। तो इसमें दूसरी बात, क्या ईएफ सच है, जो फीमेल का एक्सपीरियंस है क्या वो सच है। तो यहाँ पर ईएफ का अर्थ क्या है, आईएफ प्लस ओएफ। आईएफ का अर्थ होगा उस फीमेल का इनर इंटरप्रिटेशन, जो वो भीतर से समझती है, मगर उस पर संदेह किया जा सकता है, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उस फीमेल ने उसका इंद्रिय उसको धोखा दे सकता है, और फर्क स्थिति होती तो वो फर्क व्याख्या भी कर सकती। तो उसकी जो व्याख्या कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए उसकी कल्पना को हम सच मान नहीं सकते। इसलिए इस पर भी संदेह किया जा सकता है, डाउट किया जा सकता है। ऐसे ओएम भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि ओएम का अर्थ है कि जो मेल का आउटर बिहेवियर, जो मेल है वो फीमेल के आगे जो व्यवहार करता है वो भी ड्रामा हो सकता है। हालांकि ड्रामा ही होता है, क्योंकि भीतर वो कुछ और सोचता है, बाहर उसके आगे कुछ और कहेगा। वो समाज परिस्थिति, भय, इन सारी चीज़ों के आधार पर वो बाहर बिहेवियर करेगा। इसलिए उसका जो बाहरी व्यवहार है वो भी सच नहीं हो सकता। इस पर भी संदेह किया जा सकता है। तो फिर अब सत्य क्या है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर टी सत्य क्या नहीं है, एक्सपीरियंस ऑफ मैन ये भी नहीं है, और एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल ये भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं। फिर यहाँ अचानक ये बात आ जाती है T इजगल टू EM प्लस EF। तो सत्य दोनों अकेला नहीं है, दोनों
वो कुल जोड़ जो भी है ना, क्या वो सच है? कुल जोड़, दोनों का जोड़ क्या सच है? मगर दोनों का जोड़ भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही विश्वास, मान्यता, संदेह, डर, भय और उनकी इंद्रियों की भ्रमित व्याख्या, इस सब के कारण पैदा हुआ है, इसलिए ये नहीं है। तो फिर यहाँ आता है, फिर सच क्या है? तो यहाँ पर सच फिर ए हो जाता है। तो ए का अर्थ है अवेयरनेस। इसमें देखिए आप, ऐसी क्या चीज है जिस पर शंका हम नहीं कर सकते, जिस पर डाउट किया नहीं जा सकता? ये सारी चीज है, सभी पर शंका हम कर सकते हैं, सभी पर संदेह हम कर सकते हैं, मगर इनमें से कौन सी एक चीज बची अब जिस पर हम संदेह कर ही नहीं सकते? तो वो एक चीज क्या है? वो है अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस का अर्थ क्या है? जो EM प्लस EF दोनों को जो देख रहा है, कोई तीसरा है, या इसको इस तरह सोचे, यहां पर किस पर संदेह नहीं होगा? जो संदेह करने वाला है, संदेह करने वाला जो है उस पर संदेह नहीं, क्योंकि संदेह जो भी उसने किया है उस पर संदेह हो सकता है, हर एक परिस्थिति पर संदेह हो सकता है, मगर किसने संदेह किया उस पर संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि संदेह करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना आपके भीतर, है ना? जैसे आप ही नहीं होगे भीतर तो संदेह कौन करेगा फिर? तो आपके भीतर का जो मैं है, वो मैं ऐसा सत्य है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और सारी चीज़ों पर संदेह हम कर सकते हैं, क्योंकि संदेह करने के लिए भी मैं की आवश्यकता होगी। इसलिए रेने देकार्त ये कहता है, संसार में ऐसे ही एक चीज जो सभी मानते हैं, जिस पर संदेह किया ही नहीं जा सकता, वो है मैं। अब ये मैं क्या है, यहां से यात्रा आगे हो, मगर मैं है, निश्चित है, पक्का है, जिसको अवेयरनेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैं है, जिसको हम मैं मानते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि हम जिसको मैं मानते हैं वो तो एक्सपीरियंस की बात है। बाहर से लोगों ने कहा कि तू ये हो, और भीतर से हमने माना कि हम ये है, तो कुल मिला के जो हमारा मैं है वो तो ऐसा ही संदेह होने वाला मैं है। मगर वो मैं जो संदेह करने वाला, वो मैं कौन है? तो वो जो भी है वो ही सच है, उसकी खोज करनी है। तो मित्रों, यहाँ पर वो मैं जो हम कहते हैं अपने को मैं, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये वाला मैं नहीं है। उपनिषद में इसी को नीति नीति कर किया है। उपनिषद में कहा आप शरीर हो, इस पर संदेह हम कर सकते हैं, क्योंकि शरीर कभी बूढ़ा था, कभी बच्चा था, कभी बीमार होता है, कभी मर जाता है, तो जो चेंज होता रहता है उस पर शंका हम कर सकते हैं। इसलिए शरीर आप मन नहीं, ऐसे ही मन आप नहीं हो, क्योंकि आपका जो मन है उस पर भी संदेह किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप दूसरी सोसाइटी में पैदा होते तो आपका वहाँ दूसरा मन होता, तो ऐसी बात आपके पास क्या है जो कहीं भी आप जाओ कभी बदलेगी नहीं। तो वो चीज़ है, उसको उपनिषद में कहा गया वो आत्मा है, उसी की खोज करनी है। तो उसको खोज करने के लिए आपको पहले जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है उसको समझना पड़ेगा। वो सारे के सारे एक्सपीरियंस स्वप्न जैसे हैं, वो आपके इंद्रियों के धोखे के कारण ऐसा हो रहा है। मगर इनमें से जो धोखा पा रहा है, जो संदेह कर रहा है, भीतर कुछ ना कुछ एक चीज है, तो वो चीज जो है उसी को कहते हैं अवेयरनेस। वो केवल वो देखती है और कुछ भी नहीं करती। मित्रों, इस तरह आप अपने अवेयरनेस को अनुभव करना चाहते हो तो मेरे पास आकर मेरे सत्संग में भी आप शामिल हो सकते हो। अभी जून में एक सत्संग हो रहा है, जून 10-16 ऋषिकेश में। अगर आपके पास समय हो आने का तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है
जानकारी दी हुई है, उसको जाएं, देखें और चट करें।